दोस्तों मैं यार एसके सर आप सभी का स्वागत करता हूं इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो टी2 में बार बार पूछा जाता है और इस बार यानी कि पूछने की संभावना है। दोस्तों इस सेट में लगभग आपको 50 प्लस क्वेश्चन है, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न, किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को डैश के द्वारा बदला जाता है। तो देखिए यानी कि चक्रण का मतलब क्या हुआ, जो यानी कि गति में घूम रहा है उसका विपरीत दिशा में घुमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनों के में यानी कि किसी एक में बदलाव से यानी कि उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए ठीक है। बी में यानी कि फेज के क्रम को उल्टा करके, नहीं भाई। और सी में दिया है संधाई टर्मिनल को परस्पर बदल के, इससे भी नहीं होगा। और डी में दिया है फेज और न्यूट्रल को परस्पर परिवर्तित करके, तो इससे भी नहीं होता है। तो दोस्तों यानी कि प्रारंभिक वाइंडिंग को यानी कि बदल के जो है यानी कि उसका दिशा को जो है यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपकेंद्रीय सीरीज डैश में जुड़ा होता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि अपकेंद्रीय सीरीज जो जुड़ा होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि एसी और डीसी आपूर्ति दोनों पर कौन सा मोटर कार्य कर सकता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि यूनिवर्सल मोटर जो होता है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर जो होता है यानी कि एसी डीसी दोनों पर यानी कि वर्क करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि स्टेपर मोटर एक डैश होता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि स्टेपर मोटर जो होता है वो यानी कि सिंगल फेज एसी मोटर होता है। क्या होता है? यानी कि एसी मोटर होता है यानी कि सिंगल फेज, ठीक है, यानी कि सिंगल फेज एसी मोटर होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है सिंगल फेज एसी मोटर? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है किसी एकल फेज प्रेरण मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच एक विद्युतीय कोण एंगल कितना का होता है। तो देखिए दोस्तों अगर सिंगल फेज मोटर है, ठीक है, यानी कि सिंगल फेज मोटर है तो उसमें यानी कि जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। अगर यानी कि थ्री फेज मोटर है तो उसमें जो होगा यानी कि एंगल वो 120 डिग्री का होता है। ध्यान दीजिएगा। तो सिंगल फेज वाला पूछ रहा है तो 90 डिग्री का ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच डैश में जुड़ा होता है। देखिए दोस्तों इस शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस शिफ्ट यानी कि 2 में पूछा हुआ है। तो दोस्तों इससे पहले भी बताया है कि यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ किस में होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ यानी कि सीरीज में जुड़ा होता था। ठीक है, यानी कि जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि एक स्टेपर मोटर में प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि स्टेपर मोटर में जो होता है यानी कि घूर्णन का छोटे स्टेप होता है। ठीक है, स्टेपर मोटर में जो होता है वो लगभग यानी कि आपको यानी कि 200, ठीक है, यानी कि 200 स्टेप होगा। कितना? 200। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर डैश द्वारा संचालित होता है। देखिए दोस्तों यानी कि ये तो उद्योग दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ तो उद्योग दिया हुआ है लेकिन सिंगल फेज है। और जब सिंगल फेज रहता है दोस्तों तो क्या होता है यानी कि उसमें यानी कि डीओएल का ही उपयोग करते हैं। किसका? यानी कि डीओएल स्टार्टर का ही। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यानी कि डायरेक्ट, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट, इसका यानी कि ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है डीओएल। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न, डैश मोटर का प्रयोग यानी कि मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। तो दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर में जो उपयोग करते हैं यानी कि यूनिवर्सल मोटर का। किसका? यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए सबसे छोटा मोटर ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है सेलेक्टेबल मोटर। इसका जो दक्षता की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि 30%, 28% तक होता है। ठीक है, कितना तक होता है? 28% तक होता है। ठीक है, 5 से लेकर के यानी कि 28% तक होता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या है। देखिए दोस्तों
अगर सिंगल फेज का कह रहा है, ठीक है, तो यानी कि ये सिंगल फेज से ही है, तो यानी कि सिंगल फेज का अगर बात किया जाए तो यानी कि 90 डिग्री होता है। वहीं पे अगर 3 फेज की बात किया जाए तो वहाँ पे 120 डिग्री होता है, ठीक है। क्वेश्चंस को घुमा के पूछा हुआ है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए, जबकि 120 जो दिया है ये 3 फेज में होता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, एक यानी कि प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर एक डैश होता है। तो ऑप्शन ए में करें यानी कि डीसी मोटर, बी में है यानी कि सीरीज मोटर, और सी में है यानी कि शंट मोटर, और डी में है यानी कि एकल फेज एसी मोटर। तो दोस्तों यानी कि प्रतिक्षेप यानी कि स्टार्ट जो प्रेरण मोटर होता है वो यानी कि सिंगल फेज, ठीक है, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। क्या होता है? सॉरी, सिंगल फेज यानी कि एसी मोटर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सिंगल फेज एसी मोटर। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से यानी कि किस मोटर का प्रयोग छत के पंखों में किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि छत के पंखे में जो उपयोग करते हैं यानी कि कैपेसिटर मोटर का, ठीक है, कैपेसिटर यानी कि अस्थाई कैपेसिटर मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सीरीज मोटर की अगर स्पीड की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा इसका स्पीड होता है, ठीक है, यानी कि सबसे अधिक स्पीड होता है। और वहीं पे यानी कि जो सी यानी कि बी में दिया यूनिवर्सल मोटर, तो इसका उपयोग दोस्तों यानी कि मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं। किस में? यानी कि मिक्सर में करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि यूनिवर्सल मोटर का जो विशेषता होता है वो ऑप्शन ए में करें उच्च शुरुआती वाला गुण और परिवर्तनीय गति, ठीक है। इसका तो परिवर्तन गति होता है, लेकिन यह स्टार्टिंग में उच्च शुरुआती वाला गुण भी होता है। और बी में कह रहे हैं उच्च शुरुआती वाला गुण और स्थिर गति, ऐसा तो संभवतः होता नहीं है इसमें। और सी में है यानी कि कम शुरुआती वाला गुण, भाई कम तो नहीं होगा, कम शुरुआती इसमें भी नहीं होगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यानी कि ए है, और T2 ने इसको ए आंसर माना भी है, यानी कि ये क्वेश्चन यानी कि 25/1/2019 को पूछा हुआ है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन से दिए गए विकल्पों में से कौन सा सर्वोत्तम मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि नहीं है। तो दोस्तों यानी कि वोल्टेज, ठीक है, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल, ये जो है यानी कि आपको इसका जो है इससे गति नियंत्रण संभवतः नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि T2 ने इस क्वेश्चन का आंसर सी माना है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में डैश होती है। तो देखिए दोस्तों विभक्त फेज मोटर में जो होता है यानी कि उच्च जो होगा क्या होगा? उच्च यानी कि एल, और यानी कि निम्न जो होगा दोस्तों यानी कि निम्न जो होगा वो यानी कि आर होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? उच्च एल और निम्न आर। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि उच्च आर और निम्न एल, ऐसा तो संभवतः नहीं होता है, ठीक है। और बी में दिया है यानी कि उच्च एल और निम्न आर, चलिए ठीक है, सी भी पढ़ लेते हैं। निम्न आर ऐसा नहीं होता है, उच्च आर नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है। तो दोस्तों यानी कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग जो करते हैं, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग जो किया जाता है वो यानी कि बर्मा में भी करते हैं, मिक्सर में भी करते हैं, सिलाई मशीन में भी करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वाटर पंप में नहीं किया जाता है, तो यही हमको चुनना ही था, क्योंकि नहीं वाला यहाँ पे कह रहा है। और तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, जब मोटर प्रतिवर्ती धारा आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती भोरता को कम करने के लिए सर्वोत्तम मोटर में डैश कुंडली का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि जब इसको कम करते हैं तो सर्वोत्तम मोटर में यानी कि प्रतिपूरक, ठीक है, यानी कि पूरक कुंडली का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? प्रतिपूरक। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि एक सर्वोत्तम मोटर की गति यानी कि भार विशेषता डैश मोटर की तरह ही परिवर्तित होती है। तो देखिए दोस्तों यानी कि एक यूनिवर्सल मोटर का जो होता है यानी कि डीसी यानी कि श्रेणी मोटर, ठीक है, डीसी यानी कि सीरीज मोटर के जो भार परिवर्तित होता है यानी कि सेम ही इसका भी परिवर्तित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न है सर्वैतिक मोटर शून्य भार पर डैश पर चलती है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी मोटर हो तो शून्य भार पर जो चलेगा, क्योंकि यानी कि स्पीड का यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि फाई। अगर ये शून्य लोड पे है यानी कि फ्लक्स का मान 0 है तो यह स्पीड क्या हो जाएगा, यानी कि हाई हो जाएगा। अगर ये यानी कि शून्य है यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि हाई हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें कह रहा शून्य भार पर, जब शून्य भार पर होगा तो दोस्तों यानी कि अधिकतम गति से चलेगा। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग प्लीज़ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न के लिए मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो TE2 में डायरेक्ट यानी कि आप लोगों को आने की संभावना है। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि डैश मोटर का शक्ति गुणांक अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए में करा संधारित्र चलित, बी में है यानी कि संधारित्र परिवर्तित, और सी में है यानी कि प्रतिरोध विभक्त, और डी में है यानी कि छांदित पोल। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो यानी कि संधारित्र चलित जो होता है, ठीक है, यानी कि संधारित्र, ठीक है, संधारित्र यानी कि चलित जो मोटर होता है ये यानी कि आपको इसमें यानी कि अपेक्षाकृत अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा यानी कि पावर फैक्टर होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है विभक्त कला फेज मोटर में आरंभिक कुंडली में डैश होता है। देखिए उसमें था यानी कि स्प्लिट फेज यानी कि वो अदर था। ठीक है, लेकिन इसमें पा रहा है यानी कि कला मोटर में। ठीक है, विभक्त कला मोटर में जो होता है यानी कि आर होता है इसमें ऊंच। ठीक है, ऊंच जो होगा दोस्तों यानी कि आर होगा, और निम्न जो होगा वो एल होगा। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि इलेक्ट्रिकल मिक्सर में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रिकल मिक्सर में जो प्रयुक्त करते हैं वो यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। किसका, यूनिवर्सल मोटर का। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया, यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, आज का अगला प्रश्न है यूनिवर्सल मोटर में घूर्णन की दिशा डैश के द्वारा विपरीत की जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए में कर यानी कि सप्लाई टर्मिनल को उल्टा करके, बी में कर AC से DC में स्विच ओवर करके, और सी में है यानी कि ब्रूस लीड को आपस में बदल के, और डी में है यानी कि वाइंडिंग को बदल कर। तो दोस्तों यानी कि इसका दिशा को बदल सकते हैं यानी कि ब्रूस लीड को आपस में बदल कर। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है। तो देखिए दोस्तों यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग करते हैं यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। किसका, यूनिवर्सल मोटर का। रेफ्रिजरेटर में एक सॉरी दोस्तों, यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग करते हैं वो सिंगल फेज यानी कि प्रेरण मोटर का उपयोग करते हैं। किसका, यानी कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर का, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सिंगल फेज यानी कि इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है क्योंकि वह ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि केवल एक वेस्टर्न पर पर्याप्त यानी कि घूर्णन बल नहीं दे सकती है। बी में कह रहे हैं कि कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सी में कह रहा है यानी कि 230 वोल्ट पर चलती है, और डी में कह रहा है यानी कि स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों यानी कि इसका मेन इफेक्ट जो होता है यानी कि पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। इसीलिए जो है यानी कि इसको यानी कि इसमें जो है यानी कि स्वयं स्टार्ट नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम प्रारंभिक यानी कि घूर्णन बल देता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, बी में है शेडेड पोल मोटर, और सी में यानी कि रिलक्टेंस मोटर, और डी में यूनिवर्सल मोटर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से यूनिवर्सल मोटर में सबसे ज़्यादा यानी कि स्टार्टिंग आघूर्ण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न, एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित आरंभ मोटर लगी है स्विच बंद ऑन करने पर यानी कि घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती है। इसका क्या कारण है। तो दोस्तों इसका मेन कारण जो होता है वो यानी कि धारक जो होता है वो खुला होता है। ठीक है, यानी कि खुला अगर धारक रहेगा तो ऐसे संभावना होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, खुला धारक। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से
विपरीत की जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि पर्याय स्रोत के संबंधन को बदलना, बी में है गतिशील और आरंभिक कुंडलों दोनों के संबंध एक साथ बदलना, और सी में है यानी कि केवल गतिशील कुंडल के संबंधन बदलना, और डी में है गतिशील कुंडल अथवा आरंभिक कुंडल को बदलना। तो दोस्तों यानी कि एक साथ अगर बदलेंगे तो यानी कि उसका दिशा सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक को दोनों में से बदल दिया जाए तो उसका दिशा विपरीत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है। तो इसका मेन कार्य है जब मोटर यानी कि 75% तक, ठीक है, मोटर जब 75% तक स्पीड प्राप्त कर लेता है तो ये क्या करता है, प्रारंभिक कुंडल को अलग कर देता है। तो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है सर्वोत्तम मोटर का क्या लाभ है। तो देखिए दोस्तों इसका मूल्य लाभ है कि विभिन्न भार पर जो विभिन्न गतियां प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि जिस तरीका का भार होगा उस तरीका का उसका स्पीड होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है एक फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडल और द्वितीय कुंडल के बीच कितने अंश का अंतर होता है। तो सिंगल फेज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे यानी कि 90 डिग्री होता है, जबकि यानी कि थ्री फेज की अगर बात किया जाए तो 100 यानी कि 20 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमसे सिंगल फेज वाली बात पूछ रही है। तो राइट आंसर 90 डिग्री ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित अश्व शक्ति तक बनाई जाती है। तो दोस्तों इसको जो बनाता है यानी कि 2 HP तक, कितना, 2 HP तक। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि 1400 mm स्वीप के छत के पंखे में मोटर की रेटिंग होगी। तो देखिए दोस्तों यानी कि 1400 mm कितना खा रहा है, यानी कि 1400 mm का रहा है, ठीक है। और 1400 mm का जो यानी कि मोटर रेटिंग होगा वो लगभग यानी कि 120 से लेकर के 180 वाट से तो कम होना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि सर्वोत्तम मोटर निम्नलिखित पर चलती है। तो दोस्तों यानी कि यूनिवर्सल मोटर जो है यानी कि AC पे भी काम करता है और DC पे भी काम करता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यानी कि प्रतिवर्ती धारा और दृश्य धारा, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है हिंदी में। तो राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है आज का यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है। तो दोस्तों यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है, ठीक है, कौन सा, यानी कि कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर होता है ये सबसे सस्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि संधारित्र किस्म के पंखे में संधारित्र यदि लघुपथित हो जाए तब पंखा क्या होगा। अगर दोस्तों यानी कि लघुपथित हो जाएगा तो पंखा शायद धीरे चलेगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहे हैं यानी कि नहीं चलेगा, बी में है धीरे चलेगा, सी में है यानी कि अधिक तेज से चलेगा, और डी में कह रहा है यानी कि आवाज़ के साथ चलेगा। तो देखिए दोस्तों अगर ये लघुपथित हो जाता है तो शायद नहीं चलेगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं चलेगा तो नहीं मानना है, ठीक है, यानी कि नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, नहीं वाली बात, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। कौन सा, ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहे यानी कि घरेलू मिक्सर में तो यूनिवर्सल का उपयोग करते हैं, बी में है बिजली की घड़ी, चलिए ठीक है। टेबल फैन में भी थोड़ा इससे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू बिजली की घड़ी की अपेक्षा ज़्यादा यानी कि पावर फैक्टर वाला मोटर चाहिए, और सिलाई मशीन में भी ज़्यादा। तो राइट आंसर यानी कि यही हो जाएगा, कम वाला पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न वाली यानी कि कौन सी एकल कला मोटर उपलब्ध है। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि छांदित ध्रुव, बी में है प्रतिष्ठम, और सी में हिस्टेसिस, और डी में है यूनिवर्सल, ठीक है। कह रहा है यानी कि एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली कौन सी एकल कला मोटर है। तो देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर जो होगा वो दोस्तों यानी कि शेडेड पोल मोटर होगा। कौन सा, शेडेड पोल मोटर होगा। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है अपकेंद्रीय स्विच का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। तो दोस्तों अपकेंद्रीय स्विच का उपयोग करते हैं यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो 80 हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न है यानी कि रिलक्टेंस मोटर में बलाघूर्ण किसकी मदद से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों बलाघूर्ण जो उत्पन्न होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया है तो सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंगल फेज मोटर के मामले में निम्नलिखित में से किस कैपेसिटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों यानी कि सिंगल फेज की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए में करें यानी कि पेपर कैपेसिटर, बी में है सिरेमिक और सी में यानी कि माइका, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि सिंगल फेज मोटर में जो कैपेसिटर हम प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, यानी कि सिंगल फेज मोटर में जो हम कैपेसिटर प्रयुक्त करते हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए में तो कह रहा है यानी कि पेपर कैपेसिटर, बी में कह रहा है यानी कि सिरेमिक कैपेसिटर और सी में कह रहा है आपको दोस्तों यानी कि माइका कैपेसिटर। तो दोस्तों यानी कि एक ऑप्शन और आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इलेक्ट्रो यानी कि लाइट कैपेसिटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो दोस्तों यानी कि सिंगल फेज में इसी को वरीयता दी जाती है, किसका, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। का अगला प्रश्न दिया है यानी कि सीलिंग पंखा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर किस किस्म की होती है। तो सिंगल फेज पंखा के लिए यानी कि परमानेंट कैपेसिटर टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी कि अणु उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। तो अणु उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर को यानी कि इसका अदर नाम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अदर नाम की अगर बात किया जाए तो इसको यानी कि हिस्टेसिस मोटर भी कहते हैं। क्या कहेंगे, हिस्टेसिस मोटर। ऑप्शन नंबर किस में दिया, हिस्टेसिस मोटर, हिस्टेसिस मोटर यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आज का, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है। तो सिंगल फेज मोटर का स्टार्ट करने का सबसे यानी कि आसान विधि जो होता है यानी कि कैपेसिटर लगा करके, क्या, कैपेसिटर लगा करके इसको स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। तो देखिए सिंगल फेज मोटर का इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था लेकिन ये यानी कि शिफ्ट 1 में था, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का वरीयता दी जाती है, किसका, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का वरीयता दी जाती है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण अधिकतम होता है। तो स्टार्टिंग वाला गुण की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन ए में का यूनिवर्सल मोटर, बी में कैपेसिटर स्टार्ट, सी में यानी कि छांदित, इसका तो बहुत कम होता है। इनमें से सभी का शून्य नहीं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से यूनिवर्सल मोटर का जो वाला गुण होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है। तो दोस्तों यानी कि हिस्टेरेसिस मोटर जो होता है, ठीक है, हिस्टेरेसिस मोटर जो होता है यानी कि सबसे कम शोर करता है, यानी कि सबसे कम आवाज़ देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है। तो दोस्तों यानी कि कैपेसिटर जो श्रेणी में लगा होता है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, किसके साथ, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यूनिवर्सल मोटर डैश पर चलती है। तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर यानी कि पहले भी बता चुके हैं कि एसी पे भी चलता है और डीसी पे भी चलता है। तो ऑप्शन यानी कि ए में कह रहा है कम स्पार्किंग के साथ डीसी, नहीं भाई। बी में है कम स्पार्किंग के साथ एसी और एसी सप्लाई, नहीं। सी में है यानी कि एसी और डीसी सप्लाई दोनों पर समान स्पीड से चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट यानी कि सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण होता है, क्या होता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि शून्य होता है, बी में निम्न होता है, सी में निर्धारित वाला गुण के बराबर, निर्धारित वाला गुण के ज़्यादा। तो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला गुण जो होता है दोस्तों यानी कि निर्धारित वाला गुण का जो होता है उससे यानी कि ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न यूनिवर्सल मोटर वह है
ऑप्शन ए में कह रहा है जो सप्लाई वोल्टेज के किसी भी मान पर चल सकती है। बी में है इसमें अनंत परिवर्तन स्पीड होती है। सी में है एसी और एसी के साथ साथ डीसी पर भी चल सकती है। तो राइट आंसर यही होगा, ठीक है। एसी और डीसी दोनों पे चलता है यूनिवर्सल मोटर, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, यानी कि शेडेड पुल मोटर की दक्षता डैश के परास में होती है। तो दोस्तों यानी कि 5 से लेकर के यानी कि 30% के आसपास तक इसका यानी कि दक्षता होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, यानी कि यदि संधारित्र प्रकार का टेबल फैन विपरीत दिशा में चलता हुआ पाया जाता है तो उसे सही दिशा में चलाने के लिए क्या यानी कि बदला जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए में करें संधारित्र का जोड़, बी में है रेगुलेटर का जोड़, सी में सप्लाई लीड और डी में है यानी कि मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग का जोड़, ठीक है। तो यानी कि इसको जो यानी कि जो बदला जाएगा वो आपको यानी कि मेन स्टार्टिंग वाइंडिंग का जोड़ बदला जाएगा। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे सस्ती है। तो देखिए दोस्तों यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है, ठीक है, यानी कि कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगभग यानी कि सस्ता होता है। तो ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में डबल कैपेसिटर, ये तो महंगा होता है। रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन ये भी महंगा होता है, लेकिन कैपेसिटर स्टार्ट जो होता है दोस्तों यानी कि बहुत सस्ता होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 80 सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों आज का सेट में बस इतना ही क्वेश्चंस था, लगभग यानी कि 54 क्वेश्चंस है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, इसके लिए आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं लास्ट में आप लोग को एक सूचना दे रहा हूं कि कंप्यूटर का लगभग यानी कि 15 चैप्टर से जो T2 में क्वेश्चंस बनता है, मैं सारा यानी कि जो चैप्टर है सारे चैप्टर का यानी कि एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा सारा प्रश्न को हल करने का। तो आप लोग उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।